हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और आज हम लोग सेकंड बुक का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस के सेक्टर में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बच्चों ये पढ़ा था कि कांग्रेस जो है एक वो बहुत बड़ा दल था और कांग्रेस लगातार भारत में जीतती जा रही थी। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था। तो एक क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया था कि कांग्रेस की तुलना सराय से क्यों की जाती थी, और अगर आपने वो पुरानी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ बच्चों, जिसमें लिखा है स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के जो जीतने के क्या कारण थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस को अत्यधिक सफलता क्यों मिली और कोई और दल जो था वो कांग्रेस के सामने टिक क्यों नहीं पाया। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो सबसे पुराना दल था। कांग्रेस जो है वो भारत का सबसे पुराना दल है। कांग्रेस की स्थापना मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 1885 में ए.ओ. ह्यूम और एनी बेसेंट ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि भारत को आज़ादी मिले या 1857 जैसा विद्रोह दोबारा से पनपे। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आप वो जाकर अच्छे से देख लेंगे तो ये वाला पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए जो जनता थी उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस जो है उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। इसी कारण कांग्रेस जो है वो लगातार जीत रही थी। दूसरी बात बच्चों, विशाल संगठन। कांग्रेस का संगठन बहुत विशाल था। प्रत्येक क्षेत्र के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यानी हर क्षेत्र में कांग्रेस की पहुंच थी। ये भी कारण था कि कांग्रेस को लगातार सफलता मिल रही थी। तीसरा पॉइंट था करिश्माई नेता जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस कभी नहीं हारी। तीनों आम चुनावों में कांग्रेस को लगातार सफलता मिली थी और इसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू को दिया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे थे। साथ में महात्मा गांधी का सहयोग भी उन पर था। इसी कारणवश कांग्रेस को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसी वजह से कांग्रेस लगातार 3 पहले चुनाव जीती और 17 वर्ष तक लगातार जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी मृत्यु के पश्चात कांग्रेस के ही लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। प्रारंभ में कांग्रेस और विपक्ष में अधिक मतभेद नहीं थे, क्यों? देखो बच्चों, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है या बाकी क्षेत्रीय दल हैं, वो आपस में बड़े पैमाने पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, दुश्मनी तक हो जाती है उनके बीच में, या फिर छीटाकशी आपस में वो करते हैं। परंतु आज़ादी के समय बहुत सारे राजनीतिक दल थे, लेकिन उनमें उतने मतभेद नहीं थे जितने आज देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों था, देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अधिक मतभेद नहीं हुए, बल्कि ऐसा लगता था कि विपक्ष और सरकार दोनों का एक जैसा दृष्टिकोण है। इसके कई कारण थे। पहला कारण था कांग्रेस में अनेक विचारधाराएं थी। कांग्रेस को, अभी हमने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में कि कांग्रेस को सराय से कंपेयर किया जाता है, कांग्रेस की तुलना सराय से की जाती है। तो उसी में यहाँ पर एक पॉइंट और हमारे पास ये है कि कांग्रेस सभी प्रकार के लोगों के छोटे छोटे समूहों को अपने में समाहित किए हुए था। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पूंजीवादी विचारधारा का हो, साम्यवादी विचारधारा का हो, समाजवादी विचारधारा का हो, सभी प्रकार के लोग कांग्रेस में पाए जाते थे। वे आपस में भी एक दूसरे की आलोचना किया करते थे और सभी को मंच मिला करता था एक दूसरे की आलोचना करने का। तो कोई प्रॉब्लम उनमें थी नहीं। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के अनेक गुट थे। कांग्रेस में अनेक छोटे छोटे गुट थे जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे और एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते थे, जिसके कारण कांग्रेस में ही प्रतियोगिता चलती रहती थी
और विपक्ष को कांग्रेस की आलोचना करने का मौका नहीं मिलता था। तो अगर कोई आलोचना करता था तो वो खुद, आजकल देखो, आजकल की जो पार्टियां हैं ना, उसके अंदर अगर किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने अगर अपनी बात रखने का प्रयास भी किया तो उसको या तो पार्टी से दरकिनार किया कर दी जाता है या फिर उसको जो है पार्टी में उचित स्थान नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस ने उस समय में जब जो जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस थी, उसमें लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार था। तो अगर कोई बात विपक्ष उठा रहा है और वही बात कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति उठा रहा है तो दोनों को समान स्वतंत्रता होती थी अपनी बात कहने की। इसीलिए विपक्ष को मौका नहीं मिल पाता था कि वो कांग्रेस को घेर सके। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस में प्रभावशाली नेता थे। तो ये तो कोई बात बताने वाली है नहीं आपको। आज भी बीजेपी जिन नेताओं के दम पर वोट मांगती है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जाकिर हुसैन जी हो, ठीक है, ये ऐसे नेता थे जिनको हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो कितना सम्मान किया जाता है और अब बीजेपी ने एकता दिवस के नाम से मनाना शुरू किया है क्योंकि भारत को उन्होंने एक किया था। तो ये नेता सब कांग्रेस के अंदर थे। तो ऐसी पार्टी जिसके अंदर इतने गद्दावर और इतने बड़े नेता हों तो उनका हारना तो बनता ही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है विपक्ष का छोटा आकार। प्रारंभ में विपक्ष का आकार छोटा था और विपक्ष जो है वो विरोध नहीं कर पाता सरकार का। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्ष में जो विपक्षी पार्टी है, मेन विपक्षी पार्टी है, उसको केवल 16 सीटें मिली हैं। तो 16 सीटों में वो कर क्या सकती है पार्टी? क्या विरोध करेगी ये पार्टी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर था ना सीटों का, इस वजह से भी प्रॉब्लम थी कांग्रेस के सम्मुख। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनसंघ पर एक टिप्पणी लिखें। थोड़ा सा मैं बता दूं, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है बीजेपी के नेतृत्व में, तो ये वही भारतीय जनसंघ है जो आज बीजेपी है। इसका नाम बदल दिया गया, अभी नीचे आएगा देखो। इसकी जो स्थापना की थी वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अनेक हिंदू कट्टरवादी संगठन बन चुके थे, जैसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन संगठनों की विचारधारा से प्रभावित होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने 1951 में भारतीय जनसंघ नामक दल बनाया। इसका चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था। जनसंघ की कुछ विचारधारा के अकॉर्डिंग उनको कुछ ऐसी बातें थी जो बनाना चाहते थे भारत के विषय में। पहला, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। यानी देखो, उनका मानना ये था कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिमों का देश था, यानी मुस्लिमों ने पाकिस्तान की डिमांड की, तो भारत को धर्मनिरपेक्ष जो देश हो किस बिहाफ पे बनाया जाए। तो उनका मानना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दूसरा, हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। तीसरा, पाकिस्तान को, ये थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, पाकिस्तान को वापस भारत में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया जाए। और चौथा, अल्पसंख्यकों को सीमित अधिकार दिए जाएंगे, यानी अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में भी ये दल नहीं था। और भारत को परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र बनाया जाएगा। तो ये एक छोटा दल था भारतीय जनसंघ, जिसकी विचारधारा इस प्रकार की थी बच्चों।